हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे। रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे। मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे। जनरल साइंस दोपहर 12 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। आरआरबी एएलपी ग्रुप डी के लिए स्पेशल जनरल साइंस के लाइव सेशंस लेकर, और ये क्लास ना सिर्फ रेलवे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और वो मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूं। अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस के, और जहां भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्लास करना आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट है। और हम इस क्लास में क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी करते हैं, तो साइंस पे आपकी पकड़ मजबूत बनती जाएगी। बशर्ते उसके साथ एक कंडीशन है कि आपको रेगुलरली रिवाइज करना होगा, लगातार अभ्यास या कहें इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो अभी भी हमारा लास्ट आज हम मेटल्स को खत्म कर देंगे। उसके बाद में बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है केमिस्ट्री कब खत्म होगी। तो बच्चा जैसे समय कम है ना 1 आवर, तो देखो ये केमिस्ट्री भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है बाबू। जैसे आप रीजनिंग पढ़ते हो ना, जैसे आप मैथ पढ़ते हो, जैसे आप ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ते हो, इसी तरह केमिस्ट्री भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ऐसे समझना, आपके लिए सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। हालांकि तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं एक लेक्चर मेटलर्जी, फिर नॉन मेटल्स के ऊपर 1-2 लेक्चर, उसके बाद में फ्यूल, कार्बन और नोबल गैस, और उसके बाद में फूड केमिस्ट्री। मतलब कहने के लिए तो अभी काफी टॉपिक हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी खत्म करने की। आप लोग फिक्र मत करो, बायो के लिए अपने पास सफिशिएंटली टाइम होगा, रिवीजन के लिए भी अपने लिए टाइम होगा। ठीक है सर, फर्स्ट स्लाइड लगा दीजिए आज की। आज बस 2-3 मेटल हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या इनके बारे में आपको ये नहीं करना कि कौन सी रिएक्शन करते हैं, उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रिएक्शन अभिक्रिया हमने मैग्नीशियम में, सोडियम में, कैल्शियम में, आयरन में, कॉपर, उन सब में कर ली है। अब सिर्फ इनको बोलते क्या है, किसी को मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है, किसी को मेटल ऑफ होप, आशा धातु, तो क्यों कहते हैं, इन सब के बारे में बात करते हुए आगे चलते रहेंगे। ठीक है ना। हाँ, एग्जाम जो होगा तो आप क्या कीजिए, कमेंट वगैरह पे ध्यान कम दीजिए बच्चे। देखो ये फ्यूचर का सवाल है, ये जो आप लोग अभी कर रहे हो ना, ये आपको भविष्य में स्थापित करने के लिए, वरना अगर आप इन चीजों पे फालतू के कमेंट्स इन सब पे ध्यान दोगे तो यहां से ध्यान हटेगा और फिर फ्यूचर का बर्बाद होने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अभी आप ये सीखने का समय है। एक सोचो, अगर कोई एथलीट है, जैसे इसी का पढ़ाई का गेम से करते हैं, किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता, गेम में मन लगता है, अगर वो अपनी ट्रेनिंग से ध्यान हटाएगा कभी भी सक्सेसफुल हो पाएगा नहीं। आपने एग्जांपल देखा होगा मिल्खा सिंह का, याद है जो वो विदेशों में गए थे एक बार गेम्स में, उनका प्रैक्टिस से अपने गेम से ध्यान हटा, वो मेडल नहीं ला पाए। तो जीवन में ऐसी बहुत सारी, ये जो समय है सीखने का है, सीखो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। ठीक है, मरकरी Hg से इसको दिखाते हैं बच्चा। एक दिन किसका सिंबल क्या होता है ये सब मैं भी आपको दिखा दूंगा। Hg से दिखाते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 80 और मास नंबर होता है 200। क्विक सिल्वर भी बोलते हैं इसको, जल्दी से क्या बोलते हैं इसको, क्विक सिल्वर, जबकि सिल्वर जैसा इसमें कुछ नहीं होता। तो 2 चीजें हो गई हैं आपके सामने, ना तो क्विक सिल्वर में सिल्वर होता है और ना ही जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता है। याद है ना, कल भी किया था। अयस्क जो होती है इसकी, जिनसे मिलता है, इसकी अयस्क को सिन्ने बार कहते हैं। अच्छे से लर्न कर लेना, HGS सिन्ने बार, मरकरी सल्फाइड, HGS सल्फर के साथ मिलती है, मरकरी सल्फाइड। इसमें अगर आप Hg का फैट और शुगर या तो चर्बी या चीनी के साथ हिलाकर अगर आप घोल बनाते हो तो एक ब्राउन पाउडर बनता है, जिसे डेडनिंग ऑफ मरकरी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड सर, जिसे क्या कहा जाता है बच्चा, डेडनिंग ऑफ मरकरी, मरकरी का मृतीकरण। जैसे मरकरी मर गया हो, अगर आप उसे चीनी या उसे शुगर के साथ घोल दोगे या उसको मिला दोगे तो एक ब्राउन पाउडर बनेगा। सिन्ने बार, सिन मतलब पाप, तो मरकरी को अगर हमने खा लिया तो पाप किया, क्योंकि बहुत खतरनाक बीमारी होती है मिनी माता बीमारी, आगे पढ़ोगे जाकर। 80 इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। 4.12 केल्विन, 4.12 केल्विन पर ये रेसिस्टेंस जो होता है इसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस वो जीरो हो जाता है
और ये एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से जाने देता है। एट 4.12 केल्विन, 4.12 केल्विन पर इसका रेसिस्टेंस प्रतिरोध 0 हो जाता है। आपको पता है मरकरी कांच पर नहीं चिपकता, मरकरी ग्लास पर नहीं चिपकता, इसीलिए मरकरी का इस्तेमाल थर्मामीटर में किया जाता है। अगर वो कांच पर चिपकता होता तो थर्मामीटर में उसका इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि आपको पता है जैसे ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है वो ऊपर राइज होने लगता है, पारे का जो वो सिंबल होता है वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। लेकिन अगर मरकरी के साथ ओजोन मिला दिया जाए, मरकरी में ओजोन या ओजोन गैस के अंदर मरकरी को रखा जाए तो वो ग्लास पर चिपकने लगेगा। जो ग्लास पर चिपकने वाली उसका गुण है उसको खो देगा, लॉस कर देगा और वो ग्लास पर चिपकने लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो इसको भी याद रखिएगा, ग्लास पर ना चिपकने के कारण ही उसको थर्मामीटर में इस्तेमाल किया जाता है। मरकरी की जो ओर होती है उसे सिन्ने बार कहते हैं, HGS। क्लियर है ये चीजें। उसके बाद में आ जाता है डिसीज, बीमारी कौन कौन सी होती हैं। तो बेटा एक बीमारी है मिनीमाता। असल में जो शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है, जापान का शब्द है कि मिनीमाता नाम की खाड़ी है, जैसे हमारी बंगाल की खाड़ी है ना, बे ऑफ बंगाल, इसी तरह बे ऑफ मिनीमाता। वहां क्या होता था कि कई सारी इंडस्ट्री, कई सारे उद्योग थे, फैक्ट्री थी, जहां से मरकरी समुद्र में आ जाता था। समुद्र में मरकरी आया तो उसे मछलियों ने खा लिया, मछलियों को इंसानों ने पकड़ा और इंसानों ने मछलियों का भोजन किया। तो मरकरी एक हैवी मेटल होता है, जब आपको पता उसका एटॉमिक नंबर 80 है, उसका मास नंबर 200 बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो वो मछली के अंदर रुक गया और मछली को हमने खाया तो हमारी बॉडी में रुक गया। इसको कहते हैं मरकरी पॉइजनिंग और ये रोग होता है मिनीमाता। तो वहीं उसी खाड़ी से इसका नाम पड़ गया मिनीमाता। एक और रोग होता है एक्रोडाइनिया, जिसे पिंक डिसीज भी बोलते हैं, ये भी मरकरी के कारण ही होता है। नेक्स्ट सर। ये भी मरकरी के कारण ही बच्चा होता है, ठीक है, ये भी किसके कारण होता है, मरकरी के कारण ही होता है। नेक्स्ट आता है इसमें मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसे वर्मिलियन बोलते हैं। ये छोटे छोटे शब्द हैं जो मर्क्यूरिक सल्फाइड होती है इसे बोलते हैं, जिसे सिन्ने बार भी कहते हो। वर्मिलियन मतलब जो ये अपने उसमें मिलता है, अपनी ओर या अयस्क में मिलता है तो उसे वर्मिलियन भी कहते हैं। वाटर कलर में काम आता है ये बहुत ज्यादा, वाटर कलर्स में ये काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसका मर्क्यूरस क्लोराइड। कुछ इसके यौगिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। मर्क्यूरस क्लोराइड इसको बोलते हैं कैलोमल। जो मर्क्यूरस क्लोराइड है Hg2Cl2 इसको बोलते हैं कैलोमल। ये दवाइयां वगैरह बनाने में भी काम आता है। और बहुत कम डोज किसी और के साथ, मान लो इसको किसी और के साथ मिलाएंगे तो वहां पर ये इतना ज्यादा पॉइजन नहीं होता, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मरकरी हमारी बॉडी में आता है तो बहुत ज्यादा पॉइजन होता है। आपको पता है, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि जो फ्लोरोसेंट लैंप होते हैं आपके घरों में, जो CFL लगी होती हैं, इसके अंदर मरकरी के वेपर, मरकरी की भाप प्लस आर्गन घुली होती है, मतलब मरकरी की भाप और आर्गन। तो कभी जब ये हमारे घर की CFL फूट जाती हैं तो हमें बहुत सावधानी से इनको ठिकाने लगाना चाहिए और मुंह पे कपड़ा वगैरह बांधकर, क्योंकि जो मरकरी की भाप है वो हमारी बॉडी में ना चली जाए। ये बहुत सावधानी से रखने वाली चीजें हैं, इसलिए इनको फूटने से बचाना चाहिए। आपने देखा होगा घरों के आसपास ऐसे ही वो CFL फेंक देते हैं, वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है। तो इसको बोलते हैं कैलोमल, दवाइयों में काम आती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो मरकरी की बीमारी कर लो, एक्रोडोनिया, पिंक डिसीज कहते हैं। मिनीमाता एटॉमिक नंबर 80 सिन्ने बार से प्राप्त होता है। मरकरी की भाप, मरकरी वेपर और आर्गन ये कहां होती हैं, ये CFL में इस्तेमाल होती हैं। और CFL के अंदर जो केमिकल चिपका रहता है वो होता है फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस होता है वही चमक देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेड, शीशा, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, सीसा। शे वाला शे नहीं, से पे सपेरा वाला से, सीसा। तो इसका एटॉमिक नंबर तो होता है 82 और ये इसका मास नंबर होता है 207। याद रखिएगा ये अंतिम स्टेबल धातु है, मतलब अंतिम स्थिर धातु।
इसके बाद में रेडियो एक्टिव धातु शुरू हो जाती हैं जिनके अंदर से बीटा डिके होता है, मतलब वो अपने अंदर से न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को डिके करती हैं। क्लियर है? ये अंतिम है। और ज्यादातर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जब उनके अंदर से रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाती है तो वो लेड में परिवर्तन हो जाते हैं। शीशा की कुछ मिश्र धातु आती हैं। शीशे की क्या आती हैं? कुछ मिश्र धातु, हालांकि कंपाउंड फॉर्म में मिलता है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस से, और इसके कुछ मिश्र धातु आती हैं जैसे प्यूटर नाम की एक मिश्र धातु होती है इसकी। इसमें टिन और शीशा, टिन 75% और शीशा 25%। एक होता है सोल्डर आपने देखा होगा, जो वायर वगैरह होते हैं रेडियो में या हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो भी हम बिजली के सामान इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें फ्यूज करने के लिए दो वायर को, दो तारों को आपस में चिपकाने के लिए आप सोल्डरिंग करते हो, जिसे सोल्डर नाम की मिश्र धातु का इस्तेमाल होता है। तो उसमें टिन और लेड होता है, कहीं पे 60%, 40%, कहीं पे 70% और 30% भी आपने पढ़ा होगा। 70% टिन, 30% शीशा, और अगर 60 और 40%, मतलब जो पुराने परंपरागत तरीके से होती थी उनमें 60 और 40% का रेशियो होता था। तो इसमें आप परेशान मत होइएगा। लेड ऑक्साइड PbO, लेड ऑक्साइड, सर नेक्स्ट लगा दीजिएगा। लेड ऑक्साइड जो होती है बच्चा, इसका इस्तेमाल फ्लिंट ग्लास के लिए किया जाता है। फ्लिंट कांचों को पढ़ाऊंगा अच्छे से तो आपको पता चलेगा। एक फ्लिंट नाम का कांच होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, मतलब अपवर्तन उसमें बहुत ज्यादा होता है। इसी कारण से उसके लेंस बनते हैं, उसके प्रिज्म बनते हैं, और वो बाकी की लाइट को नहीं रोकता, सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो वो टेलीस्कोप के जो कांच, टेलीस्कोप का जो लेंस होता है वो भी बनाया जाता है। लेंस, प्रिज्म, ये सब फ्लिंट कांच के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट सर, लेड ऑक्साइड PbO, प्यूटर, सोल्डर, ये सब लेड की मिश्र धातु होती हैं। ठीक है, ये सब लेड की मिश्र धातु होती हैं। और लेड का इसमें और नहीं लिखा है मैंने, गैलेना, GALENA, गैलेना, गे के ऊपर दो एक की मात्रा, गैलेना, PbS, लेड की जो ओर होती है उसे गैलेना बोलते हैं। और मरकरी की को सिन्नेबार। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मरकरी को सिन्नेबार और लेड को गैलेना। और लेड ऑक्साइड किस में इस्तेमाल होती है? फ्लिंट कांच बनाने में। ये कांच पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट आ जाता है बच्चा हमारा यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर अच्छे से याद कर लो। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92 और मास नंबर होता है 238, और इसको मेटल ऑफ होप या आशु धातु भी कहा जाता है, आशा की धातु। मेटल ऑफ होप कहने का बच्चा कारण है, आपको पता है कि आजकल जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, नाभिक परमाणु संयंत्र बोलते हो, जहां पे बिजली बनाई जाती है, तो वहां पे यूरेनियम का एजा ईंधन की तरह बहुत इस्तेमाल होता है। इसका क्या होता है? एजा ईंधन की तरह, न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो वहीं पे क्या आ जाती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मेटल ऑफ होप। ठीक है, आशा धातु, क्योंकि ये बिजली या एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा देने के लिए, तो इसीलिए इसको मेटल ऑफ होप भी कहा जाता है। जो इसकी अयस्क होती है उसको बोलते हैं पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड, उसमें 6 प्रकार का यूरेनियम होता है, 6 आइसोटोप होती है यूरेनियम की, 232 से लेके 238। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो ये 238 वाली होती है, 99.28%। ठीक है बच्चा, और इसकी जो है 235, यूरेनियम की 235 वाली जो आइसोटोप सम स्थानिक है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर में एक फ्यूल की तरह काम आती है। इसको बेटा दिमाग में रखो अच्छे से कि सबसे ज्यादा 238 वाली मिलती है नेचर में। पिच ब्लेंड नाम की जो अयस्क होता है उसका 99.28%, यूरेनियम 238। लेकिन जो रेडियो एक्टिव फिशनेबल होती है, जिसका नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम लोग यूरेनियम 235 वाली आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। और यूरेनियम की जो ऑक्साइड होती है, जब यूरेनियम अपनी ओर से मिलता है और जब हम उसको उसकी अयस्क पिच ब्लेंड से यूरेनियम को अलग करते हैं, तो बीच में हम यूरेनियम ऑक्साइड भी बनाते हैं। और ये जो यूरेनियम ऑक्साइड होती है, इसको येलो केक भी कहा जाता है। नेक्स्ट सर,
इसको बच्चा येलो केक भी कहा जाता है। ठीक है, यूरेनियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? येलो केक। और याद रखिएगा यूरेनियम 238 सबसे ज्यादा मिलती है और यूरेनियम 235 इसका एटॉमिक बम या नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दूं 6 अगस्त 1945 जापान के एक समुद्र के किनारे वाली सिटी है हिरोशिमा, वहां पे जो लिटिल बॉय नाम का जो बॉम्ब गिराया गया था, लिटिल बॉय छोटा बच्चा, वो यूरेनियम आधारित बॉम्ब था। मतलब वो यूरेनियम से ही बना हुआ बॉम्ब था, यूरेनियम 235। तो थोरियम बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में बहुत ज्यादा पाया जाता है। केरल की मोनाजाइट बालू, केरल में मोनाजाइट नाम के सैंड में मिलता है और इसके एटॉमिक नंबर है 90 और इसका मास नंबर है 232 और ये भी न्यूक्लियर एनर्जी के काम आता है। इससे भी हमें परमाणु बिजली मिलती है, परमाणु ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट सर, समझ रहे हैं? थोरियम मोनाजाइट सैंड में बहुत ज्यादा पाया जाता है और मोनाजाइट सैंड कहां मिलती है भारत में? केरल, केरल की मोनाजाइट सैंड बहुत ज्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। परमाणु ऊर्जा में आर्क लैंप, टंगस्टन फिलामेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी कैटेलिस्ट की तरह, एक उत्प्रेरक की तरह भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चा हमारा प्लेटिनम। प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना, कभी आपने सुना होगा प्लेटिनम। प्लेटिनम के गले में पहनने वाले वो आती हैं लॉकेट वगैरह जो आते हैं तो व्हाइट कलर के होते हैं, बहुत ज्यादा चमकीले, प्लेटिनम या एडम कैटेलिस्ट भी इसको कहा जाता है। याद रखिएगा एक नाइट्रिक अम्ल, सर नेक्स्ट ऊपर, जो नाइट्रिक अम्ल होता है बच्चा HNO3, तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 में जो बनाने की विधि है उसको ओस्टवाल्ड प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? ओस्टवाल्ड प्रोसेस। जो नाइट्रिक उसके बनाने की विधि है उसे ओस्टवाल्ड प्रोसेस कहा जाता है। उसमें प्लेटिनम एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। मैं आपको कैटेलिस्ट भी पढ़ाऊंगा अच्छे से क्योंकि ये भी आपसे पूछा जाता है। तो जो प्लेटिनम होते हैं वो एज अ कैटेलिस्ट की तरह काम करते हैं, मतलब उत्प्रेरक की तरह। तो HNO3 में ओस्टवाल्ड प्रोसेस में प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? इसको याद रखिएगा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस HNO3, जिस तरह अमोनिया का हेबर्स, ये मैं आगे बताऊंगा कभी। नेक्स्ट जो हमारी धातु आती है वो आ जाती है बच्चा प्लूटोनियम। एक ग्रह है ना प्लूटो, उसके नाम पर प्लूटोनियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 94 और इसका मास नंबर होता है 244। कृत्रिम रूप से बनाई जाती है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो अपना यूरेनियम होता है, ठीक है, यूरेनियम को ही बाद में प्लूटोनियम में चेंज किया जाता है। उस पर न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करा के, बम वर्षा करा के, न्यूट्रॉन की वर्षा करा के उसका जब बीटा डिके होता है तब कह सकते हैं कि प्लूटोनियम बनता है। तो प्लूटोनियम जो है वो कृत्रिम रूप से मिलता है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। और नागासाकी में जो बम गिराया गया था, नागासाकी 9 अगस्त 1945, 3 दिन बाद, हिरोशिमा के 3 दिन बाद, उसका नाम था फैट मैन, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा था तो उसका नाम क्या हो गया? फैट मैन। ये जो फैट मैन नाम का बम था वो प्लूटोनियम आधारित बम था। तो इसका मतलब प्लूटोनियम बम का इसमें न्यूक्लियर बम की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। प्लूटोनियम की दो समस्थानिक होती हैं जिनका बम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एक प्लूटोनियम 239 और एक प्लूटोनियम 241। समझ रहे हैं? ये दोनों प्लूटोनियम 239 और प्लूटोनियम 241, इन दोनों का बम में भी काम किया जाता है। नागासाकी वाला बम जो था वो प्लूटोनियम और हिरोशिमा वाला जो था वो था बच्चे यूरेनियम आधारित, जिसका नाम था लिटिल बॉय। एक बात याद रखिएगा कि ज्यादा तबाही जो मचाई थी, ज्यादा तबाही हिरोशिमा वाले ने मचाई थी, क्योंकि जिस कंडीशंस में, जितने ग्राउंड पे वो गिराया गया था, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर डेटोनेट हुआ था, मतलब फटा था, तो उसके कारण एनर्जी ज्यादा फैली थी। उसका जो टारगेट चुना गया था, तो उन सब चीजों को लेकर ज्यादा तबाही हिरोशिमा वाले ने मचाई थी। टंगस्टन W से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। इसके बाद में कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट धातुओं में टंगस्टन का ही होता है।
इलेक्ट्रिक बल्ब की फिलामेंट में टंगस्टन का नाम W से दिखाते हैं। और राजस्थान की जो देगाना खदान है, राजस्थान की देगाना खदान, देगाना माइंस नागौर जिले में, वो बहुत फेमस है। भारत में देगाना खदान में ही टंगस्टन पाया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, इतना ही आप बस टंगस्टन के बारे में कर लीजिए। बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन भरी जाती है। टाइटेनियम, अगला जो धातु है वो है टाइटेनियम। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और वजन में हल्का होता है, इसीलिए इसको सामरिक धातु भी कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक मेटल, क्योंकि इसका डिफेंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो टाइटेनियम को स्ट्रेटेजिक मेटल या एक सामरिक धातु भी कहा जाता है। ठीक है, टाइटेनियम के बारे में सिर्फ इतना कर लीजिए। और इसको मेटल ऑफ फ्यूचर भी कहा जाता है, भविष्य की धातु। टाइटेनियम को ये भी लिख लीजिएगा, भविष्य की धातु, मेटल ऑफ फ्यूचर। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे मेटल्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें। और फ्रांसियम एक लिक्विड रेडियो एक्टिव मेटल होता है। फ्रांसियम लिक्विड रेडियो एक्टिव, मतलब अगर इसको रेडियो एक्टिव होना है तो ये लिक्विड स्टेट में आएगा, तब रेडियो एक्टिविटी इसके अंदर से होगी। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल ऐश कहा जाता है। K2CO3 को क्या कहा जाता है? पर्ल ऐश। एक होता है ब्रिटेनिया मेटल एलॉय, एलॉय होता है ये, जिसका नाम होता है ब्रिटेनिया। ये टिन, एंटीमनी और कॉपर का एलॉय होता है। टिन, एंटीमनी, कॉपर, इसके बर्तन वगैरह बनते हैं, बहुत ज्यादा चमक, बहुत ज्यादा स्मूथनेस होती है, महंगे। ब्रिटेनिया मेटल एलॉय, टिन, एंटीमनी और कॉपर का 92, 6 और 2%। ठीक है सर, क्वेश्चन लगा दीजिए। समझ में आ रहे हैं? ये बाकी के बचे हुए मेटल थे, अभी क्वेश्चंस करोगे, बाकी के सारे आपके जो डाउट हैं यहां पर क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन करने से फायदा होता है, कुछ कॉन्सेप्ट। एक बात याद रखिएगा अच्छे से बच्चा लोग, दोस्तों, बिना रिवीजन के केमिस्ट्री, बायो, दुनिया की कोई चीज हो कभी नहीं आ सकती है। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, रिवीजन में कमी मत कीजिएगा। अभी आपके पास 2 दिन है, मैं चाहता हूं कि आप पूरे केमिस्ट्री और पूरे बायो के जितने क्वेश्चंस आपने लिखे हैं, जिसने नहीं लिखा उससे मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जिसने नहीं लिखा उससे मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जब वो बात ही नहीं मानते तो मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन जिन्होंने क्वेश्चंस लिखे हैं, सिर्फ उनसे इतना कहूंगा कि इन 2 दिन में रिवाइज कर लेना सारे क्वेश्चन। 500, 600, 700 क्वेश्चन हो गए होंगे, सबको रिवाइज कर लेना। क्लियर है? आज मेटल खत्म हो गया, अच्छा मिठाई खाओगे? ठीक है। अरे बाबू मेटल अब छोड़ दूंगा, टंगस्टन के बारे में आ गया, क्या फायदा होगा आपका? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 1 लगा दीजिए, शाबाश। हाँ बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा शाइनी अपीयरेंस होती है टिन, एंटीमनी और कॉपर का, ब्रिटेनिया मेटल, बहुत ज्यादा चमकदार चीजें होती है। मैंने देखा था इसको मतलब इसका क्या क्या बनता है इससे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मरकरी के अयस्क को क्या कहा जाता है? मरकरी के अयस्क को क्या कहा जाता है? मरकरी के अयस्क को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 सर, आराम से लगाइएगा, टाइम है। कल इन लोगों की शिकायत थी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हट जाते हैं। बेटा क्विज तो देता ही हूं मैं, क्या कहते हैं आप? बाकी की वीडियो पीछे है। हाँ बेटे, क्या कह रहे हैं बच्चा? कितने क्वेश्चन हो गए? कोई बच्चा लिख रहा था, उसने नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाए थे। गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। 670 क्वेश्चंस, शाबाश बेटा अनुराधा, लगभग 670 क्वेश्चन। और अगर 20-20 क्वेश्चन करते ना तो 60 क्लासों में 6 दूनी 12 उतने ही हो पाते। 60 क्लासेस में मुझे लगा 600 से ज्यादा हो जाने चाहिए। कोई बात नहीं। सिन्ने बार क्या होता है इसका आंसर? ए, सिन्ने बार, HGS। ठीक है, HGS, सिन्ने बार। क्वेश्चन नंबर ए, आयरन पाइराइट जिसे गोल्ड, उसको फूल्स गोल्ड बोलते हैं, मूर्खों का सोना। कैलवेराइट सोने की होती हैं। AU टेल्यूरियम, AuTe2 होती है ना सोने की, कैलवेराइट, सिल्वेराइट। मरकरी का होता है सिन्ने बार, HGS। और लेड का होता है शीशे का गैलेना, गैलेना।
GALENA, PB, CC का क्या होता है? गैलेना। ये मैंने ओर्स में भी लिखवाया हालांकि। कैन बी कॉज्ड ड्यू टू मरकरी पॉइजनिंग, मरकरी से कौन सी बीमारी हो सकती है? मरकरी के जहर से, मरकरी के जहर से कौन सी बीमारी हो सकती है? वेरी गुड सर, उस क्वेश्चन को लगाया नहीं आपने। मरकरी के जहर से कौन सी बीमारी होती है? शाबाश। कैन बी कॉज्ड ड्यू टू मरकरी पॉइजनिंग, बिल्कुल सही। कौन सी होती है बेटा? मिनी माता। कौन सी बीमारी होती है? मिनी माता। बाकी के बारे में भी लिख लो बच्चा। जो ये होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये हार्ट की बीमारी होती है। इसमें हार्ट हमारा साफ नहीं कर पाता खून को, ये नाइट्रेट आयन की वजह से होती है। किसकी वजह से? नाइट्रेट आयन। इनको लिख लो, ये तो मैं बाद में भी पढ़ाऊंगा। नाइट्रेट आयन, किसी ने एनडीए की क्लास देखी होंगी साइंस की, उसमें भी मैंने पढ़ाया है। इताई इताई, इताई इताई, ये कैडमियम से होती है। किससे होती है बच्चा? कैडमियम। तो हिंदी में तो ये क्वेश्चन में लिख रहा है, आप लिख लेना। किससे होती है बीमारी? कैडमियम से। ठीक है। और मिनी माता किससे होती है? मरकरी से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मरकरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हटाइएगा मत सर, थोड़ा रहने दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नोन एज स्ट्रेटेजिक मेटल, किसको सामरिक धातु कहा जाता है? शाबाश। आगे आगे चल रहा है क्वेश्चन, नहीं अब तो रुक गया ना। क्वेश्चन नंबर 3, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम बहुत ज्यादा लाइट होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, हल्का होता है और ज्यादा ताकतवर या कहो स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए डिफेंस वगैरह में बहुत ज्यादा काम आता है। इसको स्ट्रेटेजिक मेटल या मेटल ऑफ फ्यूचर भी कहते हैं, भविष्य की धातु, दोनों नाम इसके कहे जाते हैं। मेटल ऑफ फ्यूचर भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का बी। सर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? बी, मेटल ऑफ फ्यूचर। शाबाश। was used in nuclear bomb dropped on नागासाकी। नागासाकी में जो न्यूक्लियर बम, परमाणु बम गिराया गया था, उसमें किसका इस्तेमाल किया गया था? हां, मेटल ऑफ फ्यूचर भी कहते हैं बच्चा। शाबाश। जो बॉम्ब गिराया गया था बच्चा, वो किसमें? न्यूक्लियर बॉम्ब, नागासाकी। शाबाश। किसका इस्तेमाल किया गया था बच्चा उसमें? नागासाकी वाले में प्लूटोनियम का। क्वेश्चन आता है नागासाकी वाले में किसका किया गया था? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का किया गया था, प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। नाम क्या था उसका? फैटमैन। 9 अगस्त 1945, फैटमैन। शाबाश। यूरेनियम हिरोशिमा में, थोरियम का बॉम्ब में इस्तेमाल नहीं हुआ अभी। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 5, और वो कहते हैं ना तुम लोगों के लिए कि थोड़ा डूबूंगा मगर मैं तैर आऊंगा। थोड़ा जाएंगे ना डीप। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं तैर आऊंगा, ए जिंदगी तो देख मैं फिर से जीत जाऊंगा। ठीक है, इस भावना से लड़ा करो, कुछ भी किया करो कि थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तो देख मैं फिर से जीत जाऊंगा। तो इस भावना से थोड़ा सा किया करो काम, जो भी किया करो, जीतने की भावना। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल रूप से मिलता है? बाकी सब नेचुरली मिलते हैं, इनमें से एक आर्टिफिशियल रूप से मिलता है। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर नंबर बी, प्लूटोनियम। बिल्कुल सही, प्लूटोनियम। एटॉमिक नंबर 94, मास नंबर 244, 244, और इसकी 239 और 241, प्लूटोनियम की 239 और 241 जो हैं आइसोटोप, ये बॉम्ब की तरह काम आती हैं। शाबाश। नेक्स्ट
शाबाश, बहुत अच्छे। इज नोन एज मेटल ऑफ होप, आशा धातु किसे कहते हैं? इज नोन एज, ये मैंने पहले भी दिया है क्या क्वेश्चन? आशा धातु किसे कहते हैं? नहीं, ये नहीं था, वो और था। गुड। कौन सी को आशा धातु कहते हैं? बेटा एग्जाम की अभी कोई डेट निश्चित नहीं हुई है और ये गलत है, होनी चाहिए। आप लोगों ने ट्वीट किए हैं, अपना काम है डेली एक ट्वीट चिपका देना। हम भी एक डेली ट्वीट चिपका देते हैं, कभी तो जगेंगे ही। बेटा बहरे लोग होते हैं ना, उनको जगाने के लिए बार 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 पिंच करना होता है, करते रहो, कभी तो जागेंगे। शाबाश। आशा धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 6 का सी, यूरेनियम को आशा धातु, क्योंकि ये एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा बनाने के काम आता है, इसलिए इसको आशा धातु। बाकी टाइटेनियम को फ्यूचर की धातु, प्लूटोनियम से नागासाकी वाले बम का कनेक्शन है, आर्टिफिशियल। क्वेश्चन नंबर 7, आशा धातु क्योंकि इससे ऊर्जा बनती है, और ये जो अपने फोसल फ्यूल हैं, ये जो हमें कार्बन वाला ईंधन है, कोयला, पेट्रोल, इनसे हटके फ्यूचर में जो एनर्जी होगी वो ज्यादातर इन्हीं से बनेगी। शाबाश। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से आपको गलत बताना है, एक इनकरेक्ट है बेटा, इनमें से एक इनकरेक्ट है, किसी का संबंध है, रिलेशनशिप है, यू हैव टू फाइंड आउट विच इज इनकरेक्ट। देयर इज अ सम रिलेशनशिप बिटवीन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यू हैव टू फाइंड आउट। यूरेनियम, मेटल ऑफ होप, आशा धातु, वेरी गुड। हाँ, जुलाई के एंड में ही होगा, हो सके तो जुलाई के एंड में ही होगा, क्योंकि और जुलाई के एंड में हमारे लिए बहुत टाइम होगा बाबू। टाइटेनियम पता है, वरना इस क्वेश्चंस में तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं क्यों अभी 2.5-3 घंटे देता हूं लिखने में ये सब। अगर क्वेश्चंस ही मुझे कराने होते तो अब तक तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता, लेकिन आप करते रहो। टाइटेनियम सामरिक धातु, टंगस्टन बल्ब की फिलामेंट, प्लूटोनियम बेटा फेटमैन हिरोशिमा में नहीं था, फेटमैन नागासाकी में था। क्वेश्चन नंबर 7 का सी, जो फेटमैन नाम का बम था ये प्लूटोनियम का था, लेकिन हिरोशिमा नहीं था, ये नागासाकी था। नागासाकी मिलिट्री हेडक्वार्टर था जापान का, नागासाकी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। बेटा आपने ध्यान से नहीं देखा, फेटमैन नागासाकी था, इसका आंसर सी होगा। आपने ध्यान से देख के आंसर नहीं किया, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे कीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 8। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छे। यूरेनियम, टाइटेनियम, सोलर एनर्जी, ये हालांकि मिलते ही कम है वैसे। इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड, केरल की मोनाजाइट बालू में इनमें से कौन सा पाया जाता है? केरल की मोनाजाइट बालू में इनमें से कौन सा पाया जाता है? बिल्कुल सही, केरल की मोनाजाइट बालू में इनमें से कौन सा पाया जाता है? केरल की मोनाजाइट बालू में इनमें से कौन सा पाया जाता है? बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, थोरियम पाया जाता है बेटा। क्या पाया जाता है? थोरियम, थोड़ा, थोरियम। थोड़ा से समझ लेना, रेत थोड़ा होता है, तो वही समझ लेना, मोनाजाइट, थोरियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी। अब क्वेश्चन में यह भी आ सकता है, तट कौन सा होगा, किस तट पर पाया जाता है, कौन सी कोस्ट पर? इसका आंसर बताओ, तट कौन सा होगा? यह भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, घूम के आ सकता है। केरल की जगह वो केरल ना देके कोई तट का नाम दे देंगे, 4 तट दे देंगे आपको, कह देंगे कोंकण, कह देंगे मालाबार, अब तो खैर मैं आंसर ही बता रहा हूं आपको, कह देंगे कोरोमंडल, कोरोमंडल, और डी दे देंगे इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछ लेंगे ये किस में पाया जाता है, थोरियम, इनमें से किस तट पे पाया जाता है, या मोनाजाइट बालू कहां पाई जाएगी? बिल्कुल सही, केरल में कौन सा होता है? मालाबार।
तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन को हर एक तरीके से सोच लिया करो। जब केरल की बात आए, केरल में रेत की बात आए, रेत समुद्र किनारे, तो आपको पता होना चाहिए केरल वाले तट को मालाबार, गोवा वाले तट को कोंकण, और इधर जो अपना राइट हैंड साइड पूर्वी होता है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला, उसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सर। एक व्हाइट गोल्ड वाला क्वेश्चन था वहां, एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ लो इसको। व्हाइट गोल्ड क्या है? व्हाइट गोल्ड क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चा। और ऐसे आपको क्वेश्चनों को करना पड़ेगा, रटना नहीं है, समझना पड़ेगा चीजों को। गुड, नोट्स कर लो, काफी हैं। उसके अलावा क्वेश्चन लगा लो मेरे और जहां से भी आपको मिले। हाँ, एक बच्चे का क्वेश्चन था सर, स्पीडी और अरिहंत ल्यूसेंट से तो क्वेश्चन बन जा रहे हैं, किरण से नहीं बन रहे। तो बेटा आप टेक्निकल वाले क्वेश्चंस कर रहे हो, याद रखना आप टेक्निकल की तरफ चले जा रहे हो कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि किरण वाली में प्रीवियस ईयर में टेक्निकल भी दे रखे हैं। वो जब टेक्निकल वाला स्तर आएगा मेंस वाला, तब आपके लिए वो इंपॉर्टेंट होगा। बाकी जब भी मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, मेरा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर रहेगा, सारे क्लियर करा दूंगा। आंसर 0 नंबर भी नहीं कटेगा आपका, एक एक नंबर आएगा आपका साइंस में। बस आप शेयर लाइक करते रहा करो। खैर मैं नहीं चाहता था लाइक मुझसे निकल ही गया, कोई बात नहीं। व्हाइट गोल्ड क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाइट गोल्ड होता है बेटा प्लेटिनम। क्या होता है? प्लेटिनम। प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वाकई शाबाश, देखो बच्चा कह रहा है 32 वीडियो रिवाइज कर ली। शाबाश बच्चे, ये मेहनत याद रखना, समय खराब हो सकता है, मेहनत खराब नहीं हो सकती, उसका पक्का है, वो कहीं ना कहीं आएगी काम। गुड। कोचिंग बेटा हमारी आपके फोन में होती है। शाबाश। राजस्थान की देगाना खदान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की देगाना, भारत में एक ही जगह मिलता है, एक ही चीज मिलती है, देगाना। गुड। हां किरण के मैं करा दूंगा, फंसने नहीं देंगे, क्लासेस रखा करेंगे, 30-40 क्वेश्चन डेली डिस्कस किया करेंगे। बस आप लोग बने रहो, भरोसा रखो और परेशान मत हो। क्वेश्चन नंबर, इसको आप लोग 10 मानना, ठीक है। देगाना माइंस कहां पर है, किसके लिए फेमस है? बिल्कुल सही, टंगस्टन के लिए, जो बल्ब की फिलामेंट होती है, टंगस्टन के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छे, डिटेल में जाते हो आप भी तो आरआरबी का एग्जाम दे रहे हो बाबू। आप क्या सोच रहे हो वो रसगुल्ला है छोटा वाला है? नहीं बच्चा, अब बाबू इतना कंपटीशन बढ़ गया है, चीजें वही हैं, कुछ तो क्वेश्चन बदल के आएंगे, कॉन्सेप्ट जरूरी है। और थोड़ा पढ़ने की मत सोचा करो, पढ़ाई थोड़ी नहीं होती। नौकरी यार 1 लाख है, 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरे हैं, मान लो 1.5 करोड़ लोग पेपर भी देने गए, 1 करोड़ भी देने गए, तो 1 करोड़ में 1 लाख का परसेंटेज पता है? 1%। कहां बैठे हम लोग? 1%, 100 में से 1 कैसे होगा बाबू? ट्रेडिशनली सोल्डर मिश्र धातु जो होती थी किसकी बनी होती थी? ट्रेडिशनली सोल्डर किसकी बनी होती थी? बिल्कुल सही, शाबाश। टिन और लेड, क्वेश्चन नंबर 11 का 1, लेड और टिन, शीशा और टिन, शीशा और टिन की 60%, 40%, कभी कभी 70 और 30 भी होता था। याद रखना जो सोल्डर होता है, सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक, वो इन दोनों से कम होता है, लेस होता है, कम होता है, इसका जो गलनांक होता है कम होता है, इसलिए पिघल जाता है और 2 चीजों को जोड़ देता है, फ्यूज कर देता है। बिल्कुल सही, लेड एंड टिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हो गया क्वेश्चन खत्म? अच्छा, क्वेश्चन हो गए हैं यहां से खत्म। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आज का करा देता हूं जबरदस्त सा। ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, एक मैंने इसमें से थोड़ा सा पढ़ाया है, शायद आप उससे कह सकें। जिप्सम
नाइलॉन, टेफ्लॉन, ये अभी मैं प्लास्टिक में पढ़ाऊंगा इन सब चीजों को, टेफ्लॉन और क्रूक्ड ग्लास, इसको मैं ग्लास में कराऊंगा। लेकिन आप इसका आंसर बता सकते हो मुझे लगता है, क्योंकि अब आप थोड़े इतने तो समझदार हो गए हो कि इसका आंसर आप बता सकते हो, और क्वेश्चन को खूब लेवल पे रखूंगा। प्रिवेंट यूवी रेज, यूवी किरणों को रोकता है, बाहर तो नहीं जा रहा सर, किरणों को रोकता है, ठीक है बच्चा, राइटिंग पे मत जाना। नाइलॉन सेकंड वाले का है नॉन स्टिक यूटेंसिल्स कोटिंग, नॉन स्टिक कोटिंग, नॉन स्टिक कोटिंग, बर्तनों की कवरिंग, ये कर सकते हो, बर्तनों की परत, बर्तनों के ऊपर नॉन स्टिक बर्तन आते हैं ना, इस पे चिपकती नहीं है तेल वगैरह। टेक्सटाइल फैब्रिक, फैब्रिक कपड़ा, और चौथा हो जाएगा इसका सीमेंट। अब आप इसका आंसर दे सकते हो, मैंने एक आपको बताया, आप उसी से इसका आंसर निकाल सकते हो, और थोड़ा दिमाग लगा के। इसे बोलते हैं ABCD, इसे बोलते हैं बच्चा एलिमिनेशन, और थोड़ी सी बुद्धि, और ये आपने कॉन्सेप्ट किए हैं ना, वहीं से आपके अंदर ये दिमाग विकसित हुआ होगा। अब बताइए, बताइए इसके आंसर। अरे तुम सोने वोने का छोड़ो, इधर काम करो बाबू, तुम यहां बात करने आए हो। वो क्लास वाला हो जाता है, जैसे थोड़ा सा समय मिला, टीचर ने बोर्ड की तरफ देखा, ओ भैया अपने मोहल्ले पड़ोस की, चाची ताई की, बुआ की, मामा फूफी की सारी बातें होने लगी। कल होगा बेटा मेटलर्जी, धातु कर्म, धातुओं को उनकी अयस्क से कैसे निकालते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं उसे। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सब क्या होता है, आंसर बताइए। शाबाश, क्या आंसर आ गया इसका? 4 3 2 1। बेटा जिप्सम बताया था सीमेंट बनाने के काम आता है, तो ए का हो जाएगा 4, सिर्फ एक ऑप्शन में आंसर वहीं से आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, एक से ही आंसर आ गया। नाइलॉन, नाइलॉन के कपड़े बनते हैं, फैब्रिक। टेफ्लॉन कोटिंग होती है, टेफ्लॉन की नॉन स्टिक बर्तन। और कांच, कांच यूवी किरणों को रोकता है, क्रूक्ड कांच जो होता है, फ्लिंट कांच और क्रूक्ड कांच, दो कांच भी याद हो गए आपको आज, क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट सेशन था, आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। कुछ डाउट हो तो अभी आप बता सकते हैं, बाकी एक आप नहीं करोगे कोई बात नहीं, आप बस खुश रहो, जिसमें खुशी मिलती हो, मैं तो ये कहता हूं उसमें खुश रहो, लेकिन खुश रहो किसी भी तरह से, और ट्वीट वगैरह एक एक करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज याद रखना हमेशा से, हर एक धार्मिक किताब, हर एक मोटिवेटर की किताबों में लिखा होता है, गीता में लिखा हुआ है, आज मैं बता रहा हूं फिर से, कि निराश न होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं है। निराश मत होना, क्योंकि कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं है। इंसान कमजोर नहीं होता, वक्त होता है कभी कभी, लेकिन फिर दोबारा उठाते हैं, समझते हो? समझ रहे हो मेरी बातों को? नहीं समझते, कम समझते हो आजकल, तुम बड़े हो गए हो बाबू। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या मेरी किसी को समझ में नहीं आ रही, रात मेरा इतना ज्यादा दिमाग खराब कर दिया, समझ ही नहीं आ रही, क्या पढ़ाऊंगा मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी। आजकल हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत अलग अलग मास्टरों की समझ में आ रही है तुम्हें, तो हमारी तुम्हें समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो हमारा मन है कि अब हम छोड़ ही दें उस चीज को जो तुम्हें समझने में परेशानी हो रही है। इसे भी कहोगे साइंस समझने में हो रही है तो इसे भी छोड़ देंगे, परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, खुश रहो, खुश, मेरी तरफ से खुशी नहीं मिलती है, छोड़ दो, भाड़ में जाए जिससे खुशी नहीं मिल रही, क्या परेशानी है। 738 के लगभग क्वेश्चन हो गए, एक बच्चा कह रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है बाबू। तेज तेज स्लाइड कहां कराई है बच्चा? सारे क्वेश्चन के तो आंसर आपने दिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा क्वेश्चंस के आंसर कितने कितने आए हैं।
13-14 क्वेश्चन हुए ना, 11-12 क्वेश्चन हुए हैं टोटल इसको लगाकर। एलटी टीचर में भी काम आएंगे, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। एलटी टीचर में भी काम आएंगे ये सब, आपको ये हर साइंस में काम आएगा। टीचिंग में भी इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट, मैंने सारे सब्जेक्ट शॉर्ट करके पढ़ा दिए। मैंने फिजिक्स का लाइट पढ़ा दिया, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दिया, वही आएगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये सब चीज अगर आप अपने सब्जेक्ट का एलटी टीचर का कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये बात आपको पेपर बताएगा, ठीक है। चलिए फिर कोई बात नहीं, खुश रहिएगा, थैंक यू, और ख्याल रखिएगा। रिवीजन 2 दिन बताया है ना शुरुआत में, अभी बताओ रिवीजन करोगे नहीं करोगे, जल्दी बताओ। और आज साइंस की क्लास सबसे कम समय में छोड़ी जा रही है, समझ रहे हो तुम, ये क्लास सबसे छोटी है साइंस का, ये भी रिकॉर्ड बन गया। 40 मिनट की 47 मिनट की कोई क्लास ही नहीं हुई आज तक साइंस की। वो भी कराऊंगा बेटा, अगर तुम लोग मौका दोगे तो इंग्लिश में भी मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी करा दूंगा, पर आजकल तुम बड़े हो गए हो, मैं बता तो रहा हूं। शाबाश, 12/12, ठीक है, कर लेना बच्चा, विश्वास कर रहा हूं आप पे, कर लेना, आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। चलिए थैंक यू। फिर सर कुछ इंपॉर्टेंट है तो लगा दीजिए। कर रहा असल में लंबी क्लास छोड़ के छोटी क्लास में, पर चलो कोई बात नहीं, किसी दिन होना भी चाहिए वो भी। तुम्हें पता है हम सोचते तो हैं कि हमारी क्लास बहुत छोटी होती हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे देखा जाए ना, हमने क्लास तो 60 की हैं, लेकिन हर एक क्लास ऑन एन एवरेज 3 घंटे 180 घंटे की क्लासेस की हैं हमने, इसलिए सिलेबस हमने जल्दी कंप्लीट कर लिया फिजिक्स वगैरह का। वो नहीं सोचते हो क्लास, सोचते हो ही नहीं सोचते हो घंटों को कौन देखेगा। फुल आउट ऑफ फुल, शाबाश। रात की क्लास में आया करो, रुका करो, आज मध्यकाल तक करेंगे, ठीक है। बायो की क्लास का कोशिश तो ऐसी होगी कि आपका सिलेबस जल्दी कराया जाए, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन करने का ज्यादा से ज्यादा समय मिले, प्रैक्टिस करने का। लेकिन आप लोग कहोगे ऐसे 1-1 घंटे कराते रहो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है बाबू। एनडी का रिजल्ट जल्दी आएगा बच्चा, हाँ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। और अब मैं किसी के लिए अच्छा नहीं रहा, वो मत कहा करो मुझे फर्जी बात है। अब कल तो मेरी राइटिंग में सब कुछ में कमी आने लगी है। कहते हैं ना वो पुरानी मूर्तियां, मेरा डायलॉग पता है ना आपको, डायलॉग नहीं है, सच्चाई है जीवन की। मंदिर हमने बनाया, उस भगवान की हमने दिन रात पूजा की, और एक दिन इतने स्वार्थी हो गए हम कि वो भगवान हमें पुराना हो गया, बुरा हो गया हमारे लिए। वही कृष्ण जी जिनको हमने दूध पिलाया था, उठाए घर के बाहर फेंक दिए। फेंकते हैं ना, आपने भी किया होगा, बुरा लगेगा। तो ऐसा ही होता है जीवन में, एक दिन चीजें ओल्ड हो जाती हैं, फिर नेक्स्ट। पर ये नहीं समझता दुनिया कि बेटा ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड के जैसा कुछ नहीं है, समझ रहे हैं। चलिए बाकी सब जिंदाबाद, खुश रहो, हम भी रहेंगे अब से। चलिए ठीक है।